आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते बहुत हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे और ये मुद्दा है कि भारत यानी कि हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोरम में खुद को अकेला महसूस क्यों कर रहा है, खुद को कमजोर महसूस क्यों कर रहा है, और इंटरनेशनल फोरम में जो है भारत अकेला क्यों पड़ गया है। नाज़रीन, अगर हम आपको पिछले कुछ दिनों में हुई बैठकों के बारे में बताएं तो आपको बताते चले कि G7 की मीटिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सबसे आखिर में दावतनामा भेजा गया। हालांकि उन्होंने शमूलियत की उस मीटिंग में, उन्होंने उस मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन उनको सबसे आखिर में दावत दी गई। एक ये। दूसरी चीज, अगर हम बात करें उसके बाद होने वाली एससीओ की मीटिंग की, तो एससीओ की मीटिंग में भी हमने देखा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे। ऐसा लगा उसको देखकर, वीडियो को देखकर, कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला और वो जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पाए। और फिर बाद में हमने ये भी देखा कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आई तो राजनाथ सिंह ने उस पर साइन भी नहीं किया। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड समिट की, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने टेररिज्म पर जब बात कर रहे थे तो पाकिस्तान, जो एक बहुत बड़ा जहां से बहुत बड़ा सरगना है टेररिज्म, जहां से ऑपरेट होता है, इंडिया ने मौका होने के बावजूद भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और अभी आने वाले दिनों में ब्रिक्स समिट भी है, इसको भी लेकर हम बात करेंगे। आप रोशनी डालेंगे इस पर भी। तो ये आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये था कि G7 जो है वो यूरोप कंट्रीज का या उनका बड़े जितने भी है इकोनॉमी बहुत बड़ा फोरम है। जी। उसके अंदर हमें सबसे लास्ट में बुलाया गया और हमें इंडिया को, और हमने कहा कि हमने इससे पहले खबरें आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर अब जाएंगे नहीं, अब दावतनामा आएगा। गलती हम खुद भी कर रहे हैं। हमने गलती की कि हम चले गए तो हमने देखा उसकी जो पिक्चर आई तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पीछे खड़े। भाई, G7 के अंदर हम करने क्या जाते हैं? हम पिछले 6-7 सालों से उसके अंदर जा रहे हैं G7 के अंदर। उनका यूरोप कंट्रीज का वो हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम तो भाई इस साउथ ग्लोबल जो ये कंट्रीज हैं इसके इस ये इनके हमारा साथ होना चाहिए। वो वेस्ट का ग्रुप है, वेस्ट वेस्ट वहाँ बैठता है, वहाँ जाते हैं और हम आ जाते हैं वहाँ पे जो साइड कॉर्नर है जो। फिर वहाँ हमें जाना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले हमें अपने जो प्रिंसिपल है उसमें स्ट्रांग रहना चाहिए था। उसके बाद जो अभी आपने एससीओ का नाम लिया, एससीओ की जो वहाँ मीटिंग हुई है एससीओ की, उसके अंदर भारत को रूस के कहने पर शामिल किया गया। भारत लगातार वेस्ट के करीब हो रहा है, और जब वेस्ट के करीब हो रहा है तो इससे ये जो बाकी कंट्रीज हैं वो नाराज है। एससीओ के बाकी के 14 मेंबर, उसमें रूस भी शामिल था, वो वन साइड थे। वहाँ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया। और हद तो ये हो गई उस वक्त कि जब पाकिस्तान जैसे कंट्री का नाम शामिल किया गया इस नाम पर कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया टेररिज्म फैला रहा है। राजनाथ सिंह को भड़कना जरूरी था। जी। अब किसी भी गरजदार आदमी गद्दार मुल्क को, और इतने बड़े खासतौर से हमारे जैसे कंट्री को, सही क्या नहीं साइन किए। हालत ये हो गई कि दोबारा से हम जब वहां पर बात करना चाह रहे थे, राजनाथ सिंह कुछ और दोबारा बोलना चाह रहे थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये सब कंट्रीज हमसे नाराज क्यों है, या क्यों हमें इस तरह से वन साइड कर रहे हैं? वजह क्या हो रही है उसकी? हम वेस्ट से करीब तर होते जा रहे हैं। एससीओ का मेंबर ईरान है। ईरान और इसराइल वार के अंदर हमने देखा कि इंडिया ने खुल के इसराइल का सपोर्ट किया, कम से कम जाहिर तो यही किया। हम कहते रहे न्यूट्रल है, लेकिन मैसेज यही जाता रहा कि हम इसराइल के साथ हैं। वो मेंबर हमसे नाराज थे। अब और इससे बड़ी बात यह हो गई कि क्वेड के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जो क्वेड है 4 मुल्कों का, जी। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उसमें इंडिया भी शामिल है, जापान है। जी। मुझे समझ में आती है हम क्वेड में कर क्या रहे इस ग्रुप के अंदर। क्वेड के अंदर भी जब हम खुद नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो फैला रहा है इंडिया के अंदर, तो दूसरा क्यों लेगा? और ये हमने एक कॉमन स्टेटमेंट
वैसे कॉमन स्टेटमेंट था कि हाँ भाई अच्छी अच्छी बातें तो लिखी हुई थी कि सुबह को उठना चाहिए, इस तरह की चीजें थी। और जैसे कोई नसीहत कर रहे हो ना किसी को, इस तरह की हम इसके खिलाफ करेंगे काम, बिजनेस को देखेंगे, ठीक है, और जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको देखेंगे। चाइना का भी हम नाम नहीं ले पाए उसके अंदर, चाइना का भी नाम लिया, साउथ चाइना और इस तरह से करके हमने उसके अंदर वो नाम लिया उसके अंदर। तो ये चीजें जब हम खुद नाम ले रहे हैं, दूसरा क्यों लेगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम इस तरह से, हम उसके रीजन एक ही है कि हम वेस्ट से करीब होते जा रहे हैं। इससे हमारा जो एलाई, सबसे बड़ा मजबूत एलाई जो चीन हमारे साथ वो खड़ा रहा हमारे साथ, रूस, वो हमसे दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि हम रूस से हम दूर हट रहे हैं और वेस्ट के करीब हो रहे हैं। और ये वेस्ट और अमेरिका, अब समझिए अमेरिका उसके अंदर शामिल है, अमेरिका ने वो नाम ही, पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल होने दिया वर्ल्ड के अंदर। तो इतना क्यों दबाव महसूस कर रहे हैं अमेरिका का? वेस्ट से ऐसा कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर दिया वेस्ट ने? क्यों हम वेस्ट के जबरदस्ती, वेस्ट हमें एक्सेप्ट करने होते हैं, हम वेस्ट की हम जबरदस्ती वेस्ट को गोदियों में भर रहे हैं कि जा जाके चिपट रहे हैं चिपट रहे होते वेस्ट को जा करके। अरे भाई हमारा जब भी कभी बनेगा, जैसे भी किसी और उसमें भी हमने बात की थी, तो हमें इसी ब्लॉक के अंदर रहना पड़ेगा हमारा। यहाँ से ये समझिए, चाइना ने इस कदर वो कर दिया हमें। जो हमारा सार्क फोरम था ना, उसमें मैंने बात नहीं की है, आपको बता दूं, सार्क की, जो एशिया का फोरम था, वो चाइना वो हमसे उड़ा करके ले गया। हमने क्या किया 2014 के अंदर, 2014 में लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी, 2016 में ये पाकिस्तान के अंदर होनी थी। और पाकिस्तान के अंदर जब होनी थी तो हम गए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने उरी में बदमाशी कर दी थी, उसने उरी में अटैक करा दिया था, वो हम गए नहीं वहां पर। उसके बाद से सार्क की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अब सार्क की जो ये कंट्रीज है, यहाँ के सार्क के जो भी एक इसमें कंट्रीज हैं, चाहे इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और खासतौर से वो म्यांमार जो नीचे की कंट्री है, अभी उन सबको चाइना उड़ा करके ले गया। वो एक नया ग्रुप बना रहा है चाइना। उसका मकसद क्या था उस ग्रुप का, सार्क का? ये था कि इस ये एक बाजार बनेगा एशिया का, यहाँ हमारा अपना बाजार होगा, हम चीज़ों को एक दूसरे की तरक्की के अंदर मदद करेंगे, जो मकसद पर्पस बनाएगा। उस फोरम को हमने खत्म कर दिया। अगर हम पाकिस्तान नहीं जा रहे थे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम पाकिस्तान को अवॉइड करके हम एक नया ग्रुप भी तो बना सकते थे। हमने उसका अल्टरनेट दिया ही नहीं, चाइना ने कैप्चर कर लिया। आज दुनिया हमें बिल्कुल अलग खास तौर से चाइना। फिर एक और भी मुद्दा है, हम बिल्कुल कमजोर तो पड़ ही रहे हैं, साथ साथ हम अलग थलग भी पड़ रहे हैं इसके अंदर। हमारा अभी तो देखिएगा आने वाले टाइम बाजार में हमारा कितना फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो बात कहीं और के लिए, इसमें बता दूं आपको, अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर 80% बढ़ गई है। और चाइना ने हमें फर्टिलाइजर देने से मना कर दिया, खाद नहीं देगा हमें वो, जो उससे हमारी फसलें की पैदावार ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद रेयर मैग्नेट वो उसने मना कर दिया देने को। अभी एक 2 साल से हमारी टेक्निकल कुछ टनल्स वाली मशीन है, वो बंद पड़ी थी, वो बंद के रखा। वो कह तो रहा उसको देने को लिए, उससे कह रहा मुझे युआन में पेमेंट चाहिए। चाइना ब्लैक मेलिंग पे उतर आया, और हम वेस्ट के पीछे पड़े हुए। ट्रम्प हमें रोज बरोज धमका रहा है बैठ करके। अभी जो डील है जिसकी बात चल रही है, ट्रम्प ने सीधे भेज दिया कि इस पे सिर्फ आप पेन उठाइए और साइन कर दीजिए। उसके अंदर से हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, डेयरी हमारी, वो हमारा इफेक्ट होगा, हमारा ऑटोमोबाइल जो भी है वो हमारे इफेक्ट होगा इसके अंदर से। और साथ साथ जो किसान का सबसे बड़ा मसला है एग्रीकल्चर का, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो सारा इफेक्ट होगा। अमेरिका में तो माल पड़ा हुआ है, जिसको कोई पूछे, मकई वगैरह सब पड़ी हुई है, पूछ नहीं रहा, वो ला कितना बड़ा बाजार खोल देगा यहाँ पर। और हमारा हमारा किसान कहाँ जाएगा? हम तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे इंडिया अलग थलग हो गया, कमजोर पड़ रहा है, तो इसके पीछे की कोई एक बड़ी वजह, जैसे कि एक तो ये हो गया कि वेस्ट की तरफ वो रुजू हो रहे हैं और जो उनका अपना ब्लॉक है उससे वो दूर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो लोग होंगे, कोई वो लोग कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? और फिर अगर हम बात करें अपनी हुकूमत की, तो अपोजिशन भी उन पर आए दिन ताने कसती रहती है। तो क्या अपोजिशन जो हुकूमत है अभी, क्या वो इसको लेकर, उनको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा, या फिर वो इसको लेकर कुछ कदम उठाएंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो इसी तरीके से वेस्ट की तरफ जाते रहेंगे और अपना जो बचा कुचा मकाम इज्जत है वो भी खो देंगे? अभी मैंने बात बताई, इंडिया इस वक्त की कंडीशन ये है, अपनी इज्जत, अपनी जिसे कुछ कहते हैं अपना बिजनेस, अमेरिका के कदमों में रखने वाला।
इसका ये जो डील जो साइन हो रही है, इसका मतलब है किसी ने, जैसे इंडिया ने अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिया। हुकूमत पता ही नहीं कहाँ है, गवर्नमेंट का मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है कि गवर्नमेंट है भी या नहीं, कोई गवर्नमेंट इंडिया के अंदर मौजूद है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बाहर दौरे कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं बाहर, वो अवार्ड मिल रहे हैं उन्हें, चलो अवार्ड मिलना एक अच्छी बात है, वो तो 140 करोड़ का जाहिर सी बात है नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पे उन सब के लिए, उन सब। लेकिन इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क के अंदर कौन देगा? महंगाई वो आसमान, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले से हमारी 80 करोड़ आवाम, चलो भाई तुमने 80 करोड़ आवाम को 5 किलो अनाज पे डाल दिया, बाकी 60 करोड़ का क्या होगा? ये क्या करेगी? किसान जब बाहर का माल आएगा और सस्ता तो यहाँ डालेगा, आकर के आप उस पर जब कोई ड्यूटी भी नहीं लोगे या नाम मात्र की कोई ड्यूटी लोगे, तो इस किसान के फसल का क्या होगा? उसका, यहाँ पे तो आपने हर चीज दांव पर लगा दी। आप कहाँ है भाई? इस मुल्क को कैसे कैसे चला रहे हो आप? अपोजिशन चिल्ला रहा, अभी पीयूष गोयल ने कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने पलट के कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी साइन करेंगे इस डील पर, झुकेंगे आगे। तो भाई इस मुल्क को कौन संभालेगा, कब करेगा? अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन इतना मजबूत ही नहीं है। आप तो और नंबर पर आप पार्लियामेंट से पास करा लेंगे, ना कोई बहस होती ना कुछ होता। इस मुल्क को अब भाई इस नहज पर आप पहुंचा चुके हो, इसके अपने एलाई से छोड़ करके जा रहे हैं। इस खित्ते के अंदर, जिसके अंदर आपका कोई पड़ोसी आपके साथ नहीं है, एक आपके जो 2-3 कंट्री वो रह गए जो बे ऑफ बंगाल में खड़े के करीब है, म्यांमार वगैरह, इसके अंदर वो एक ग्रुप है, शायद से उसका नाम निकल रहा है, बिम बिमस्टेक, जी। उसके अंदर वो हमारे पास है, लेकिन वो भी इनके आने से पहले ही कायम हुआ था। वो भी चाइना लेके चले जा रहा। तो भाई हम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, वेस्ट ने हमेशा धोखा दिया है, वेस्ट आपके कभी करीब नहीं आए। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के आगे झुकता जा रहा है और फिर ये जो ट्रेड डील है अगर ये भी साइन कर दी गई तो इंडिया पर कब्जा अमेरिका का हो जाएगा। कब्जा तो नहीं कहेंगे कि कब्जा, तो आजकल कोई लोग इस तरह से कब्जा नहीं क्या करते जमीनों पर जाकर के, आपकी मार्केट कैप्चर कर ली, आपके जरा एक चीज कर ली। अब इधर से ये कंडीशन तो बड़ी अजीब नजर आ रही है कि उधर से चाइना जो है, चाइना ने हमारे ऊपर एक तरह से थोप दिया। जी। उसने 80% डिपेंडेंसी, उसने माल देना बंद कर दिया चाइना ने। हम यहाँ खड़े हो गए। रेयर मैग्नेट की बात तो, जब म्यांमार से जो इस टाइम रेयर मैग्नेट जो चाइना के पास है, म्यांमार के अंदर भी वो है रेयर मैग्नेट, हमें ऑफर मिला था 2018 में, और मिला था कि आप आधा ले लो। चाइना ने चालाकी चली, वहाँ चाइना गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया, जो रिबेल फोर्सेस उनको भी सपोर्ट किया, इसलिए पूरा कैप्चर मिल गया। जो इंडिया को मिल रहा था, इंडिया ने जैसे चेंज रिजीम चेंज हुई, इंडिया आउट। तो जैसे अभी रिजीम, जैसे अभी आप एक और जी। बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुई, आप आउट, चाइना वही है। पॉलिटिक्स अलग चीज होती है, ठीक है, और आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग चीज होती है। आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मात खा रहे हो, आपकी पॉलिसी इस चीज का जिम्मेदार है। हमारी पॉलिसी जो है वो इस वक्त जो महसूस हो रहा है। बाकी अगर कोई और चीज है तो देखते हैं आगे क्या निकलेगा। फिलहाल जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो इस तरह ही दे रही है। हर इंसान को इसके अंदर आवाज में, बस इन्हें वो डील जिससे आप बात कर रहे हो ना, अगर वो डील हो जाती है तो उसी को एक बात कर रहे हैं कि कोई किसान आंदोलन ना खड़ा हो जाए, कोई इस तरह से इनकलाब लेकर खड़ा ना हो जाए। वरना मुझे तो लगता नहीं है भाई। यहाँ आओ, देखो, अब बहुत घूम लिए, अब तो 100 से ज्यादा हो चुके, कंट्रीज। आप घूम चुके हो भाई, अब आकर के इस मुल्क की भी फिक्र कर लो। तो यहाँ पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी और हो सकता है नाज़रीन का भी ये सवाल हो कि जो अभी हम कहते हैं कि वर्ल्ड में इकोनॉमी चौथे नंबर पे इंडिया है, इकोनॉमिक पावर है, एक इकोनॉमिक कंट्री है, पावरफुल इकोनॉमी है। तो क्या जब ऐसे चाइना पे डिपेंडेंसी है उसकी, फिर अमेरिका का इसमें दखल अंदाजी हो जाएगी, तो क्या जो इसकी इकोनॉमिक पावर है, जो उसका इकोनॉमी रेट है जो हाई है, क्या उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी? भाई इकोनॉमी साइज आप चौथी, आप तीसरी बन जाओ, पहली बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा? आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उससे तो देखिए। जी। अगर आपकी चौथी इकोनॉमी, तो आपका पब्लिक का साइज क्या है? अब इस टाइम आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो, चीन को भी क्रॉस कर चुके हो। ये तो जो पब्लिक को बहकाने के लिए जुमला है, और कुछ तो नहीं रहे। आप जुमले फेंकते रहिए, हम चौथे इकोनॉमी बन गया, तीसरी या पहली इकोनॉमी बन गया। पर कैपिटा इनकम क्या है? लेकिन आपकी यहाँ हालत तो के ये है। लोग भी जो उनको जो अंधभक्त बोले हम जिनको, वो भी जो कहते हैं वो उन्हीं को उसी तो को सच झूठ का मानते हैं। सहारा लेते रहिए। एक वक्त आएगा, आपको खुद इस बात का एहसास होगा, आप किस कदर गर्त के अंदर जा चुके हैं कि कुछ भी कर लीजिए आपको,
लेकिन आप जब तक भाई धरातल में उतरिए, ज़मीन पर उतर के देखिए क्या हो रहा है, किस जगह आप खड़े हुए हैं। नहीं बात आपको तो सिर्फ़ मुझे लगता तो ये है गवर्नमेंट को सिर्फ़ ये फ़िक्र है कि हमें सत्ता में कैसे बना रहना है, बस हमें इक़्तिदार में कैसे रहना है। जी। बाकी इससे ज़्यादा तो हमें कुछ एहसास हो नहीं रहा, बाकी भगवान मसल्ला। जी, तो फ़िलहाल नाज़रीन हम यही कहेंगे कि अभी तो हम सिर्फ़ दुनिया की बात कर रहे थे कि दुनिया में मशरिक़-ए-वुस्ता में, मिडल ईस्ट में माहौल देखा जा रहा है, लेकिन अभी जो इंडिया में भी एक ये माहौल देखा जा रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ़ किसानों को बल्कि हर इंसान को असरअंदाज़ करे। तो ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, इस पर हु हमारी हुकूमत जो है वो कोई कदम उठाती है या नहीं? या फिर वो ऐसे ही हिंदू-मुस्लिम के बँटवारे में लगी रहती है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाती रहती है और जो गरीब हैं उन लोगों के घरों को बुलडोज़ करती रहती है या फिर कुछ इक़दाम उठाएगी और ये जो अपनी गिरती हुई साख़ है, गिरती हुई पहचान है और जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस पर कुछ काम करेगी। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।